हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी परीक्षा में। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिशियन की जो भी यूपीपीसीएल की जो भी क्लासेस होती हैं, उसमें काफ़ी बार जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। और हम भी डाउटफुल में रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आज की हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक में पॉइंट टू पॉइंट बता कर चलूँगा कौन सा चीज़ कहाँ क्या चीज़ होती है। तो इसी के साथ चलते हैं। तो आप सभी को मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जो व्यक्ति को जोड़ सकें वह व्यक्ति जोड़ें, क्योंकि मैं हो सकता है कि लाइव आऊँ और आपके लिए लाइव आके बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज भी कराया करूँगा। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपनी ट्रांसफार्मर के पॉइंट की ओर। पहला हमारा पॉइंट है आज का, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आप सभी को बता दूं, मैं इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो कि स्रोत से जोड़ी जाती है। तो उसमें एक नंबर ऑफ टर्न भी होते हैं और ईएमएफ भी होता है इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा सेकेंड डिवाइंडिंग होता है। सेकेंड डिवाइंडिंग हमारा लोड पर होता है, लोड या भार कहते हैं उसको। इसमें हमारे I2 प्राप्त होती है और उसमें एक कोर होती है जो कि आयरन की, कास्ट आयरन की, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं पत्तियाँ जो कास्ट होती हैं हमारी। तो चलते हैं प्राइमरी कुंडली। प्राइमरी कुंडली जहाँ पर सप्लाई जोड़ी हुई होती है, यहाँ पर एक तरफ से सप्लाई देते हैं तो हमारी प्राइमरी कुंडली कहलाती है। द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल्स जो हमारी होती है वह भार के साथ जुड़ी होती है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न हो वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। जिसमें ज़्यादा टर्न होते हैं वो हमारी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और लो वोल्टेज वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिसमें कम टर्न, लो वाइंडिंग कहलाती है। तो ध्यान रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है, जिसमें ज़्यादा टर्न होते हैं वो हमारी हाई वोल्टेज, और लो वोल्टेज जिसमें वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम होती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग मोर टर्न, जैसे मैं बताता है हाई वोल्टेज में क्या होते हैं, अधिक टर्न होते हैं परंतु कम क्षेत्रफल की अर्थात थिन टन की बनाई जाती है, पतले तारों की बनाई जाती है। तो ध्यान रखें, अधिक टन और पतले तार। तो ध्यान रखें, इसी प्रकार से हमारा लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है, हमारी लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है तो वो हमारी क्या होती है, कम टन और थिक टन, मोटे टनों से बनाई जाती है जिसमें ज़्यादा ज़्यादा क्षेत्रफल हो। तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल के लिए भी मैं तीनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ। फेराइडे ट्रांसफार्मर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। तो ध्यान रखें, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को कम करना। परंतु ये पावर होती है, पावर उसका क्या होती है, बराबर रहती है। या वोल्टेज बढ़े तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। तो स्टेप अप हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज का मान बढ़ाया जाए, जिसमें वोल्टेज का मान बढ़ाया है परंतु करंट का मान घटता है, तो हमारा क्या कहलाता है, स्टेप ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को तो घटाते हैं और करंट को बढ़ाते हैं, वह हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। डाउन, डाउन से आप समझ रहे हो नीचे, डाउन से नीचे, तो वोल्टेज को जो नीचे ले जाता है वह हमारा स्टेप डाउन कहलाता है। और स्टेप अप जो वोल्टेज को ऊपर ले जाता है तो वो हमारा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, क्या बदलता है, तो ट्रांसफार्मर दो चीज़ों को बदलता है, एक वोल्टेज और करंट।
ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को बदलता है, पावर को कभी नहीं बदलता, फ्रिक्वेंसी को कभी नहीं बदलता। ये ध्यान रखें, पावर को कभी नहीं बदलता और फ्रिक्वेंसी को कभी नहीं बदलता। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर क्या बदलता है। ए ऑप्शन में वोल्टेज, बी ऑप्शन में करंट, सी ऑप्शन में आपका फ्रिक्वेंसी और डी ऑप्शन में पावर। तो ध्यान रखें, पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। तो इससे ध्यान रखें कि हमारे जो बदलता है तो वो हमारी क्या बदलती है, वोल्टेज और करंट, दो चीज़ें ही बदलती हैं। तो ध्यान रखें ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है, तो क्या नहीं बदलता मैंने भी बताया था पीछे क्वेश्चन। तो पावर और फ्रिक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति, ये कभी चेंज नहीं होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की रीडिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी केवीए, केवी का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है केवीए क्या है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी, केवी क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर होती है। तो ध्यान रखें, काफी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब आता हमारा फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग, घर्षण हानि और वायु हानि क्या है। घर्षण हानि और वायु हानि क्या है, ये मोटर में होती है। कहाँ पर होती है, मोटरों में। हमारे फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉस जो होता है वो हमारी मोटरों में होता है, मगर ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में नहीं होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता। जहाँ पर घूमने वाला पार्ट होगा, जहाँ पर घूमने वाला पार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉस होगा। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए आप, फ्रिक्शन बाइंडिंग, फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉस जो होता है वह स्पीड के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखें, काफी बार क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंस, जो हमारा फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग है वो क्या होता है, समानुपाती होता है स्क्वायर के, स्पीड के स्क्वायर के। जो एन भी यहाँ पर कभी कभी देखा होगा एन के स्क्वायर में होता है। तो ध्यान रखें, काफी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज्यादा होती है 90% से अधिक, क्योंकि इसमें वायु और घर्षण हानि नहीं होती है। फ्रिक्शन लॉस एंड बाइंडिंग लॉस नहीं होते हैं। यहाँ पर लॉस नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, हमको प्रतिशतता जो होगी हमारी कार्य करने की क्या होगी, वह अधिक प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो भी काफ़ी दक्षता 90% देता है। तो आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, मैंने पहले बताया था, शुरू में पहला क्वेश्चन आता है जो कि देखा था आपने। तो जो सिलिकॉन स्टील से बनी होती हैं हमारी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कोर हैं। काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में खनिज तेल, मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। जो हमारा तेल होता है, जो हम कहते हैं तेल डालते हैं, जो तेल डालने का महत्व उद्देश्य क्या होता है, हमारा कूलिंग और इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखें जो कि हमारा ऑयल जो है वो क्या है, कूलिंग और इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, कुचालक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ट्रांसफार्मर में न्यू ऑयल का रंग कैसा होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था अभी पीछे रेल में, हमारा जो कि हुआ था अभी परीक्षा सीबीटी पन हुआ था रेलवे का, लोको पायलट का, वहाँ पर ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आया था। ट्रांसफार्मर में न्यू ऑयल का रंग कैसा होता है, तो हमारा जो होता है वो येलो कलर का होता है, पहले येलो कलर का होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल खराब हो जाने के बाद किस रंग का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। जो खराब हो जाता है, हमारा जो तेल खराब हो जाता है, जल जाता है, तो ब्लैक कलर का होता है। फ्लैक्सिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लैक्सिंग पॉइंट वह ताप जिस पर ऑयल गैस में बदलता है, शुरू होने लगता है, तो फ्लैक्सिंग पॉइंट कहलाने लगता है। वह ताप जिस पर ऑयल कब क्या होता है, बदलने लगता है, बदलने लगता है, ऑयल गैस में बदलने लगता है, फ्लैक्सिंग पॉइंट कहलाता है। फ्लैक्सिंग पॉइंट का मान कितनी डिग्री होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे यूपीपीसीएल में। तो इसका मान 140 डिग्री सी होता है। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दिया तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो यदि कोई भी हम मानो कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से देते हैं, स्रोत जो मैं बताई थी, जहाँ से स्रोत को जोड़ते हैं हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और वो जल जाएगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुँचेगी। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है अभी, अनंत होता है, अनंत, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, काफ़ी बार प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे
से इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्ट नहीं होती हैं। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारी, वो क्या है, जुड़ी हुई नहीं होती हैं इलेक्ट्रिकली और न ही फिजिकली। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपसे, नहीं होती हैं, बल्कि मैग्नेटिक कनेक्टेड होती हैं हमारी। वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक, क्या होते हैं, मैग्नेट फील्ड जो बनता है वहाँ पर कनेक्ट होती हैं। तो किसी को भी मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे हैं और जिसको अच्छा लगे तो कमेंट करके मेरे लिए सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हो सकता है अच्छे अच्छे ऐसे व्यू पॉइंट आपको लेके आऊँ जो कि परीक्षा में आते हैं हर बार। तो चलते हैं इसी के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें।